भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। यह है कि भारत ने जापान जैसे देश को भी अब पीछे छोड़ दिया है और ये भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली बात है। बहुत बड़ी खबर है। इंडिया हमारे पड़ोस में, जो कि कुछ वक्त पहले एक सर्वाइवल की जंग में चला गया था, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ के बाद भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। सरकार की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार अब 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। और जो डेड इकोनॉमी वाले हमारे ट्रंप अंकल थे, वो डेड इकोनॉमी वाले ट्रंप अंकल वो अपने शब्दों को चबा भी नहीं पा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। ये जंग के हालात हैं, जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं और वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा। जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेन्स एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेस बना रहे थे। याद है उन शब्दों का जिन्होंने कहा था कि इंडिया एंड रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर। अब इंडिया और रशिया जो है वो भाई साहब FTA के मूड में है। इस मुल्क के असल माशी इशारिये करोड़ों की शक्ल में, करोड़ों की तादाद में सड़कों, बाजारों, गलियों में भूख, बेरोजगारी के कोयलों पे रेंग रहे हैं। इंडिया दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। 40% जेनरिक ड्रग्स जो अमेरिका में आती है वो मेड इन इंडिया होती हैं। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पांव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अपने आप को हम इमेजिन करें, हम किधर खड़े हैं। हमारा बजट, एनुअल बजट हमारा कितना है? हमारा बजट बनता है $62 बिलियन का, अगर डॉलर टर्म में क्वांटिफाई करें। इंडिया का खाली कॉल सेंटर से रेवेन्यू $60 बिलियन का। मिसाल देखें इंडिया की, इंडिया में 24 घंटे के अंदर $50 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। $50 अरब, ये रिकॉर्ड लग गया। अवाम का क्या, उनको देखे ना, ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना लिया। यार हम जाएं तो जाएं कहां? हमें कोई जाए पनाह दे दो, कोई हमें छुपने की जगह दे दो भाई, सांस लेने की जगह दे दो इस कौम को। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में। इस वक्त अगर देखा जाए तो IMF के ऑपरेशन में और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशन में, जो कि यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंट को जिस तरीके से लूटा उन्होंने, उसमें कोई फर्क नजर नहीं। भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। सरकार की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार अब 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 7% यानी कि 57% जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो न्यूजीलैंड भारत को करेगा, वो डे 1 से ड्यूटी फ्री रहेंगी। 57% राइजिंग टू 82%। ये 57% 82% हो जाएगा जब ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि न्यूजीलैंड भी भारत को 82% चीजें एब्सोल्युटली ड्यूटी फ्री। अब ये देखें ना, मार्केट साइज में फर्क है। अगर ड्यूटी फ्री गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा न्यूजीलैंड भेज रहा है भारत को, भारत इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों, यहां पे 1.4 बिलियन पीपल हैं, 140 करोड़। मैं कह रहा हूं उसमें से 5 करोड़ भी खरीदें, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। 140 में से 5 करोड़ भी ऐसे हैं, 2 करोड़ भी ऐसे हैं, 1 करोड़ भी ऐसे हैं जिनको न्यूजीलैंड का सामान चाहिए। न्यूजीलैंड की तो वारे न्यारे हो जाएंगे बिल्कुल। इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों भारत का। यहां पे
13% सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शंस, जो 82% है उसमें 0 हो जाएगा टैरिफ, यानी कि जो भारत इंपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड से, तो यहां पे न्यूजीलैंड को फायदा है। और जो बाकी 13% है उसमें सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शन, अगर कहीं 20% टैरिफ है तो बहुत कम हो जाएगा, कहीं 30-40%, जो भी परसेंट टैरिफ लगा रखा है भारत ने वो बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ये बड़ा फ्लक्स है, अनसर्टेनिटी काफी देर तक रहेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की जब मोड में आएंगे, वो मिड टर्म तक मुझे लगता है ऐसे ही चलते रहेगा, अनलेस अमेरिका में इन्फ्लेशन एकदम हाई हो जाए, 4% के करीब अगर बढ़ने लगा इन्फ्लेशन। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है, कई बिजनेस ग्रुप्स ने इसको वेलकम करा है, पर न्यूजीलैंड फर्स्ट का लीडर है विंस्टन पीटर्स, इसने बोला है कि यह बहुत बुरी डील है हमारे लिए, इसमें न्यूजीलैंड का घाटा है। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ने लगा, अमेरिका में एक क्या कहना चाहिए, एक कहावत है कहिए, या एक रूल ऑफ थंब है, वो ये है कि अगर मिजरी इंडेक्स 10% होता है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाता है, और मिजरी इंडेक्स इज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर आप जॉर्ज एच बुश को देखते हैं, जो एक ही टर्म के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जंग जीती थी इराक के खिलाफ, बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन, उसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए थे। वो इलेक्शन इसलिए हार गए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों मिला के वो 11% के ऊपर चला गया था। अभी जो सिचुएशन है, इट इज नॉट वेरी बैड, अनएम्प्लॉयमेंट इज 4.3 और इन्फ्लेशन इज 2.7, तो 7% पे है मिजरी इंडेक्स। लेकिन अगर मिजरी इंडेक्स बढ़ता है, 8-9% हो जाता है, तो परेशानी होने लगेगी और बुरी तरह वो हार जाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस, यानी दोनों हाउस और सेनेट। और उस सूरत हाल में तो फिर वो हिल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट टोटली। आखिरी 2 साल जैसे ओबामा के बेकार गुजरे। न्यूजीलैंड का फायदा इसमें नहीं है, और कहता है कि आपने आपने बहुत कुछ दे दिया भारत को, खासतौर से इमिग्रेशन के हवाले से। आपने भारत को बहुत कुछ दे दिया, आपने दरवाजे खोल दिए कि आ जाओ भाई न्यूजीलैंड में, आपने इमिग्रेशन के हवाले से बहुत कुछ भारत को दे दिया है, और एंड डज नॉट गेट इनफ इन रिटर्न फॉर न्यूजीलैंडर्स इंक्लूडिंग ऑन डेयरी। इनके भी बेकार गुजरेंगे, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अगर डेमोक्रेट्स हाउस और सेनेट जीत जाए। तो आई थिंक कि इंडिया शुड स्टे पुट, थोड़ा स्लो मोशन में आ जाए हर चीज, क्योंकि इन द लॉन्ग रन गुड रिलेशंस विद चाइना इज गुड फॉर इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है और ना ही किसी सोशल मीडिया सर्वे का नतीजा है। ये एशिया की ताकत को मापने वाला सबसे भरोसेमंद पैमाना माना जाता है। भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी। और इसी रिपोर्ट ने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। वजह सिर्फ एक है, इस रिपोर्ट में एक ऐसा नंबर सामने आया है जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए कभी माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा माना जाता था। जो पहली तिमाही के 7.8% और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 7.4% रही है। तो ये एक अच्छी खबर है जो भारत के लिहाज से है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार अब ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आ रही है। भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है, और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो, हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई इंडिया हैज फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए। और जो डेड इकोनॉमी वाले हमारे ट्रंप अंकल थे, वो डेड इकोनॉमी वाले ट्रंप अंकल वो अपने शब्दों को चबा भी नहीं पा रहे हैं। मिसाल देखें इंडिया की, इंडिया में 24 घंटे के अंदर 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। 50 अरब डॉलर, ये रिकॉर्ड लग गया। और इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि वो 8.2% तक जो इसकी ग्रोथ है जीडीपी की वो बढ़ने जा रही है। 50% टैरिफ लगने के बाद होना तो ये चाहिए था कि उसकी एक्सपोर्ट्स और उसकी इकोनॉमी जो है वो मुनहदिम हो, कोलैप्स हो जाती। लेकिन हुआ क्या, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गई, और वो भी अमेरिका को। बाकी एक्सपोर्ट्स की तरफ अभी बात मैं नहीं कर रहा। फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, अगर 90 के बाद बहुत तेजी से वो बढ़े आगे। सालों से इस लिस्ट में एक ही कहानी चल रही थी। पहले नंबर पर अमेरिका,
दूसरे नंबर पर चीन और फिर बहुत दूर तीसरे नंबर के लिए खींचतान। भारत को हमेशा एक शब्द में समेट दिया जाता था, मिडिल पावर। मतलब उभर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन फैसले लेने वाली कुर्सी तुम्हारी नहीं है। लेकिन 2025 में यह कहानी पूरी तरह बदल गई। इस बार रिपोर्ट ने भारत के नाम के आगे से मिडिल पावर का ठप्पा हटा दिया है और उसकी जगह मेजर पावर लिख दिया है। अपने आप को हम इमेजिन करें, हम किधर खड़े हैं। हमारा बजट, एनुअल बजट हमारा कितना है? हमारा बजट बनता है $62 बिलियन का, अगर डॉलर टर्म में क्वांटिफाई करें। इंडिया का खाली कॉल सेंटर से रेवेन्यू $60 बिलियन का है। और अब तक और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेन्स एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेस बना रहे थे। भारत ने ना सिर्फ इस नंबर को छुआ है बल्कि उसे पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट का नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2025। ये कोई भावनात्मक रैंकिंग नहीं है और ना ही किसी सरकार की तारीफ। ये एशिया के हर बड़े देश की ताकत को 6 अलग अलग पैमानों पर तौलता है। सैन्य शक्ति, आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, तकनीकी ताकत, भविष्य की संसाधन क्षमता और रणनीतिक पकड़। आसान शब्दों में कहें तो यह इंडेक्स बताता है कि किस देश की बात में सच में दम है और किसकी सिर्फ आवाज ऊंची है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ के बाद इंडियन एक्सपोर्ट्स के बारे में ये अंदाजा था कि ये मुनहदिम हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? इस हवाले से इंतहाई दिलचस्प आदादोशुमार आपके सामने पेश करने लगा हूं। नवंबर के महीने में रिकॉर्ड की बात यह है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स अमेरिका शब्दों का खेल नहीं है बल्कि एशिया की राजनीति में सीधा सत्ता संतुलन का बदलाव है। इस इंडेक्स में मेजर पावर बनने के लिए 100 में से कम 40 अंक चाहिए होते हैं। पिछले साल तक भारत 36 और 37 के बीच अटका हुआ था और आलोचक कहते थे कि भारत कोशिश तो कर रहा है लेकिन छलांग नहीं लगा पा रहा। लेकिन 2025 में भारत ने वो जादुई आंकड़ा छू लिया, पूरे 40 अंक। और यहीं से असली झटका लगता है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जिस जापान को कभी एशिया की आर्थिक रीढ़ माना जाता था, आज वही जापान भारत से पीछे खड़ा नजर आता है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए जोरदार तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या करें उन शब्दों का जिन्होंने कहा था कि इंडिया एंड रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर। अब इंडिया और रशिया जो है वो भाई साहब FTA के मूड में है। इंडिया दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। 40% जेनरिक ड्रग्स जो अमेरिका में आती हैं वो मेड इन इंडिया होती हैं। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, उनकी पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया। और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। जापान को पछाड़कर भारत अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और इसी के साथ इतिहास रच दिया है भारत ने। जीडीपी के मामले में जापान से आगे निकल गया है भारत। ये झूठ का कारोबार है। 5000 आज भी लिखा हुआ है नोट पे, वर्थ उसकी नहीं रह गई 5-6 की। तो ये झूठ पे खड़ा है सारा। 1990 में एक पाकिस्तानी एक बांग्लादेशी से दुगना अमीर होता, पर कैपिटा इनकम दुगनी थी। एक इंडियन से आधा ज्यादा अमीर होता था, 50%। आज एक इंडियन पाकिस्तानी से 70% ज्यादा अमीर। दुनिया की, बल्कि इंडिया इस दौरान में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है। तो अगर आप इंडिया के हवाले से सोचेंगे तो उनके लिए तो बड़ी खबर ये थी कि एक तो उनका इकोनॉमी GDP ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है और दूसरा ये कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाती। हम ये कर रहे हैं कि वेस्ट हमें बोलता था कि भाई आपको बनाने की जरूरत नहीं है, चाइना बना रहा है, आप सोलर पैनल वहां से खरीदिए और पूरे भारत में बेचते रहिए। मोदी ने बोला बाहर में जाओ, मैं भारत में बिल्ड करूंगा, अपनी फैक्ट्री में बिल्ड करूंगा। 5G हमारे यहाँ अभी तक नहीं है। 5G पाकिस्तान में 5G का भी हमारी हुकूमत कह रही है कि शायद जनवरी-फरवरी में या मार्च तक शायद उसकी ऑक्शन होगी उस स्पेक्ट्रम की। इंडिया में ये 2022 से है। वकार साहब, अपनी पॉलिसी से इतना ज्यादा इख्तलाफ करना, इसका भारत को फायदा क्या पहुंचा होगा? देखिए, फायदा नुकसान जो है ये मोदी की सोच नहीं है। मोदी आंखें बंद करके अपनी हिंदुत्व पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है और उसको कोई परवाह नहीं है कि इसकी कौम इसकी क्या। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत
सरकार ने अब यह घोषणा कर दी है कि भारत ऑफिशियली अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको ज्ञात होगा मित्रों, 2025 की प्रथम तिमाही में यह घोषणा की गई थी IMF द्वारा कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, परंतु इसको प्रमाणित करने के लिए हमें 1 साल का आर्थिक आंकड़ा जांचना होता है। तो इस सब की जांच में काफी समय लगता है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और इनका आकलन करना व इनका स्पष्ट डाटा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब जबकि वर्ष 2024-25 के आर्थिक आंकड़ों और विकास दर का समेकित मूल्यांकन कर लिया गया है, अब भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि भारत अब $4.23 ट्रिलियन के साथ जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आपको बता दें, जापान $4.18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। यह भारत की सालाना GDP है, यानी कि $4.23 ट्रिलियन पिछली साल भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में जोड़े, जो कि 8 विकास दर के साथ भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। अब भारत के आगे जर्मनी, चाइना और USA ही रह गए हैं। आपको पता होगा, जर्मनी $5.26 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पे, चाइना $20 ट्रिलियन लगभग, और पहले स्थान पे USA लगभग $33 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 बना हुआ है। 8.73 विकास दर के साथ भारत यदि 8 या 7 के मध्य अपनी विकास दर को बनाए रखता है तो हम 1 दशक में भी चाइना को पिछाड़ सकते हैं, अगर हमारी विकास दर 8 के करीब बनी रहती है तो, क्योंकि चाइना की विकास दर 5 के नीचे आ चुकी है। और साथ ही साथ चाइना इस समय क्लोज्ड इकोनॉमी बनता जा रहा है। चाइना का मेजर जो कंपोनेंट था, जो कि उसका रियल एस्टेट था, वह धराशायी हो चुका है। लेकिन हालांकि चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर है, इसलिए फिलहाल चाइना की विकास दर नेगेटिव में तो नहीं आने वाली है। फिर भी चाइना को अपनी विकास दर को 2 या 3 बनाए रखने में भी बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, चाइना का प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। अब जब भी प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर होती है तो अर्थव्यवस्था डूबना चालू कर देती है। ये ऐसे ही है मित्रों, कि आप अपनी क्षमता से अधिक जब खाने लग जाते हो तो आपको गड़बड़ महसूस होती है, आपका पेट दर्द कर सकता है या बहुत बड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं। उसी तरीके से ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ चाइना पिछड़ सकता है और 1 दशक में भारत चाइना को पीछे कर सकता है, यदि ये परिस्थिति यथावत बनी रहे। जहाँ तक जापान का प्रश्न है, जापान भी लगातार पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि जापान की समस्या अलग है। वहाँ पे ओवर एजिंग की समस्या हो रही है, लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, परिवार नहीं बसाना चाहते हैं, शादी विवाह आदि रेयर फिनोमेना हो चला है और इस कारण ओवर एजिंग के कारण जापान लगातार पिछड़ रहा है। जापान में तो यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जापान नेगेटिव में जा सकता है। बाकी अर्थव्यवस्थाएं सामान्य 2-3 या अधिक से अधिक 4 की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रही है। भारत ही एकमात्र वो बड़ी और चारू रूप से चालित होने वाली अर्थव्यवस्था है जिसकी विकास दर 8-7 के आसपास बनी हुई है या उसके ऊपर भी जा रही है। आपको ज्ञात होगा, पिछली तिमाही में भारत की विकास दर 8.73% रही थी और यह बहुत अच्छा संकेत है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। इस विषय पर आपका क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।